मॉर्फोलॉजी इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, उससे पहले हम ये डायग्राम देख लेते हैं, इसमें यही उन्होंने बताया हुआ है, ये ऑस्पी के लिए इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कॉमन एजेंट्स बताए हैं, ठीक है। ये 3 के नाम बेशक याद रख लें। असेंडिंग इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन हुई, इससे भी पहले एडहेजन हुई, फिर कॉलोनाइजेशन हुई, फिर वो ब्लैडर के अंदर एंटर हो गए, फिर डीरेंज विजाइको यूरिटेरल जंक्शन जिसकी वजह से रिफ्लक्स हुआ, और फिर वो किडनी में चले गए और वहाँ पर उन्होंने इन्फ्लेमेशन कर दी, पायलोनेफ्राइटिस। और यहाँ पर इंट्रारीनल रिफ्लक्स भी होता है, विद इन द किडनीज भी वो हो रहा होता है। उसके अलावा देर आर मल्टीपल फोकाई ऑफ पायलोनेफ्राइटिस। और ये उन्होंने बताया है कि हिमेटोजेनस स्प्रेड से कॉमन एजेंट्स कौन से हैं जो आते हैं पायलोनेफ्राइटिस कॉज करते हैं, स्टेफिलोकोकस एंड ई कोलाई, ठीक है। तो ये डायग्राम ये चीज़ एक्सप्लेन करिए। मॉर्फोलॉजी की तरफ आए, वन और बोथ किडनीज में भी इन्वॉल्व, द अफेक्टेड किडनी में भी नॉर्मल इन साइज और इनलार्ज, कैरेक्टरिस्टिकली डिस्क्रीट येलोइश रेज एब्सेसेस आर ग्रॉसली अपैरेंट ऑन द रीनल सर्फेस। अच्छा, एब्सेस होता है, एक थोड़ा सा बन जाता है वाटर फिल्ड और पस फिल्ड, ठीक है, उसको हम एब्सेस कहते हैं। वो बन जाता है किडनी के ऊपर और येलो कलर का होता है, जैसे यहाँ पर इन्होंने डायग्राम में दिखाया है ना, येलो कलर का, ठीक है। ये मल्टीपल फोकाई हैं, येलो छोटे छोटे, यहाँ पर बड़ा है, तो यहाँ पर ये वाले एब्सेसेस बन जाते हैं, ठीक है। दे में बी वाइडली स्कैटर्ड और लिमिटेड टू वन रीजन, जैसे भी मैंने दिखाया, और दे में कोआलिस टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज एरिया ऑफ सेपरेशन, यानी सेपरेशन मतलब पस फॉर्मेशन। द कैरेक्टरिस्टिक हिस्टोलॉजिकल फीचर ऑफ एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस इज लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्रोसिस की टाइप्स आपने पढ़ी होंगी इन्फ्लेमेशन के अंदर, इन्फ्लेमेशन के अंदर नहीं, पहले फर्स्ट ईयर के अंदर ना, अगर आपने पढ़ा है पैथोलॉजी को, रॉबिन्स के अंदर बड़ी अच्छी नेक्रोसिस की टाइप्स लिखी हुई हैं। तो उसमें जो लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस होती है ना, वो होती है बेसिकली बैक्टीरियल डिस्ट्रक्शन की वजह से, जहाँ पस फॉर्मेशन होती है, तो वहाँ पर जो डिस्ट्रक्शन की टाइप होती है, नेक्रोसिस होती है, उसको हम लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस कहते हैं। तो यहाँ पर भी वही होती है। एंड एब्सेस फॉर्मेशन विद इन द रीनल पेरेन्काइमा, तो ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, आपसे ऑस्पी में ये पूछा जा सकता है, सो इंपॉर्टेंट है। इन द अर्ली स्टेजेस पस फॉर्मेशन इज लिमिटेड टू द ट्यूबुलर लेमिना, बट लेटर एब्सेसेस रप्चर इनटू द इंटेस्टाइनल टिश्यू, यानी शुरू में तो वो नेफ्रॉन की हद तक ही महदूद रहेगा जो एब्सेस फॉर्मेशन है, बट वो बड़ी होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, पूरे इंटेस्टिशियम में फैल जाएगी इस तरह से, ठीक है। Large masses of intratubular neutrophils frequently extend within involved nephrons into the collecting ducts. Neutrophils आएंगे जहाँ भी इन्फ्लेमेशन होगी ना एक्यूट चीज़ के अंदर, न्यूट्रोफिल्स तो वहाँ आपने अंधाधुंध लिख देने हैं ना, न्यूट्रोफिल्स तो वहाँ आते ही आते हैं, ठीक है। गिविंग राइट टू कैरेक्टरिस्टिक वाइट ब्लड सेल्स कास्ट इन द यूरिन, और इस पेशेंट के यूरिन में वाइट ब्लड सेल कास्ट आएंगे। अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का लेक्चर सुना हो ना, तो उसमें भी किडनी के लेवल पर जब डैमेज होता है तो आरबीसी कास्ट आ रहे होते हैं यूरिन के अंदर। तो यहाँ पर चूंकि इन्फ्लेमेशन हो रही है और बेसिकली सपोरेटिव इन्फ्लेमेशन है, पस फॉर्मिंग है, तो वाइट ब्लड सेल कास्ट आते हैं। टिपिकली द ग्लोमेरुलर आर नॉट अफेक्टेड। व्हेन ऑब्स्ट्रक्शन इज प्रोमिनेंट द पस डज नॉट ड्रेन, और जब इतनी ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए और पस भी ड्रेन नहीं हो रही और रीनल पेल्विस पूरा भर जाए, कैलिसेस भर जाए, यूरेटर आपका जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो जाए, तो फिर हम उसको पायोनेफ्रोसिस कहते हैं, ठीक है। सो पायलोनेफ्राइटिस इज बेसिकली एक्यूट प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन, और जब वो इतना सीवियर हो जाए कि अनट्रीटेड रहे, पस ना ड्रेन की जाए, ऑब्स्ट्रक्शन प्रोमिनेंट हो जाए और वो रीनल पेल्विस, कैलिसेस और यूरेटर को इन्वॉल्व करे, तो उसको हम पायोनेफ्रोसिस कहते हैं। A rare or second form of pyelonephritis is papillary necrosis, which has 3 predisposing conditions. पैपिलरी नेक्रोसिस यानी जो रीनल पैपिला होता है ना, उसकी नेक्रोसिस, उसमें कौन सी प्रीडिस्पोजिशन कंडीशन है? डायबिटीज, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन एंड सिकल सेल एनीमिया। दिस लीजन इज मार्क्ड बाय इस्कीमिक एंड सेपरेटिव नेक्रोसिस ऑफ द टिप्स ऑफ रीनल पैरामिड व्हिच इज रीनल पैपिला बेसिकली। उसके अंदर इस्कीमिया होता है और सेपरेटिव यानी पास फॉर्मिंग नेक्रोसिस होती है। द पैथोगनोमिक ग्रॉस फीचर्स इज शार्पली डिफाइंड ग्रे वाइट टू येलो नेक्रोसिस ऑफ एपिकल 2/3 ऑफ द पैरामिड्स। उनके अंदर आपको ग्रेइश वाइट नज़र आती है उनकी अपीयरेंस। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पायलोनेफ्राइटिस का जो है वो इंपॉर्टेंट है, जो आपसे मॉर्फोलॉजी पूछी जाएगी, ठीक है। फीचर्स में पेशेंट कैसे आएगा आपके पास? क्रोनिक छोटा सा ही है, एक्यूट ही लंबा है, इस पर ही ज़्यादा हमारा टाइम लग रहा है। एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस इज एसोसिएटेड विद प्रीडिस्पोजिंग कंडीशंस, यानी पेशेंट को डायबिटीज़ हो सकती है, कोई यूटीआई पहले हुआ हो सकता है, या प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है। इस तरह की कंडीशन है, यही सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। इंक्रीजिंग एज हो सकती है, उसमें भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। बीपीएच हो सकता है, ठीक है। द ऑनसेट ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस यूजुअली इज सडन विद पेन एट द कोस्टोवर्टिब्रल एंगल एंड सिस्टमिक एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन। कोई उसको सिस्टमिक इन्फेक्शन हो सकता है जो कि ब्लड के थ्रू स्प्रेड कर जाए, उसकी वजह से भी हमने पढ़ा कि हो सकता है पायलोनेफ्राइटिस। और इसमें डिसयूरिया होता है, फ्रीक्वेंसी यानी यूरिनरी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है, अर्जेंसी ज़्यादा हो जाती है। द यूरिन अपीयर्स टर्बिड ड्यू टू द कंटेन्ड पस, हेजीनेस और क्लाउडी यूरिन मिलता है ड्यू टू पस, और इस कंडीशन को हम पाईयूरिया कहते हैं। द डिजीज यूजुअली इज यूरिनैट्रल एंड अफेक्टेड इंडिविजुअल्स दस डू नॉट डेवलप रीनल फेलियर, ठीक है। इन केसेस इन विच प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स आर प्रेजेंट, तो डिजीज जो है वो क्रोनिक फॉर्म में जा सकती है और फिर उसमें क्रोनिक फॉर्म में लीड टू रीनल फेलियर एज वेल। द डेवलपमेंट ऑफ पैपिलरी नेक्रोसिस एसोसिएटेड विद मच पुअर प्रोग्नोसिस। जो पैपिला वाले एरिया में जो नेक्रोसिस होता है ना, उसका प्रोग्नोसिस पुअर है, बाकी आपका ये एंटीबायोटिक से ट्रीट हो जाता है अगर एक्यूट इन्फेक्शन हो तो। देन है जी पायलोनेफ्राइटिस। अच्छा, ये जो डायग्राम थी ना, इसको देख लें, किस चीज़ की डायग्राम है, ये आ सकती है ऑस्पी के अंदर। एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस शो किया हुआ है, ये आपको एब्सेसिस नजर आ रही हैं,
द कॉर्टिकल सर्फेस इज स्टडीड विद फोकल पेल एब्सेसिस मोर न्यूमरस इन द अपर पोल, ठीक है, ये देखें इस वाले के अपर पोल में कितनी ज़्यादा है। द लोअर पोल इज रिलेटिवली अनअफेक्टेड, बिटवीन द एब्सेसिस देयर इज अ डार्क कंजेशन ऑफ द रीनल सर्फेस, ये जो ये एक एब्सेस है, ये एक एब्सेस है, इसके दरमियान वाला एरिया डार्क हुआ है, वहाँ ब्लड वेसल्स की हाइपर कंजेशन हुई हुई है, ठीक है। अच्छा जी, क्रोनिक पे आ जाते हैं। Chronic pyelonephritis and reflux nephropathy. Chronic pyelonephritis is a clinico-pathological entity in which interstitial inflammation and scarring of the renal parenchyma are associated with grossly visible scarring and deformity of the pelvic calyceal system in patients with a history of UTI. अब इसको समझना है कि क्रोनिक क्या होगा, एक तो हिस्ट्री होगी यूटीआई की, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है तो एक्टिव यूटीआई इन्फेक्शन चल रहा हो, एक्यूट के अंदर साथ साथ यूटीआई चल रहा होता है और फिर वो डेवलप हो जाता है इनटू पायलोनेफ्राइटिस। इसमें हिस्ट्री होती है कि 1 महीना पहले 2 महीना पहले उसको यूटीआई हुआ था, ठीक है, और इसमें डिफॉर्मिटी होती है बेसिकली पेल्विस वाले एरिया की, रीनल पेल्विस एंड रीनल कैलिसेस वाले एरिया की, ठीक है। और इसमें 2 चीज़ें हैं, इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन है, साथ में स्कारिंग है। एक्यूट में स्कारिंग नहीं होती। स्कारिंग इज़ द प्रोसेस जिसमें एक बार सारा नेक्रोसिस हो गया, वो जगह ख़त्म हो गई, अब वहाँ पर आपकी बॉडी ने क्या करना है, नेचुरल मैकेनिज्म है, उसको हील करना है। जो स्किन पर तो हील हो जाता है ना, नई स्किन आ जाती है, बट उन जगहों पर नई चीज़ नहीं आ सकती, दोबारा वहाँ किडनी डेवलप नहीं हो सकती। तो वहाँ पर अल्लाह ताला ने क्या मैकेनिज्म बनाया है कि फाइब्रोब्लास्ट कोलेजन फाइबर्स डिपॉजिट होते हैं और उस जगह को हार्ड कर देते हैं, भर देते हैं एक तरह से, जस्ट टू फिल दैट प्लेस, क्योंकि वो सारी खाई गई है, नेक्रोस्ड होगी, खाली हो गई है, तो उसको हम कहते हैं स्कारिंग, कनेक्टिव टिश्यू डेपोजिशन हो जाती है। तो इस क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस के अंदर वो चीज़ होती है, ठीक है, एक्यूट में वो नहीं होती। क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज, जिसकी वजह से क्रोनिक किडनी फेलियर भी होता है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 फॉर्म्स, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पायलोनेफ्राइटिस एंड क्रोनिक रिफ्लक्स एसोसिएटेड पायलोनेफ्राइटिस। दीज टाइप्स आर बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द पैथोलॉजी, कॉज क्या है जिसकी वजह से क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस हो रहा है। सो पहले हम पढ़ते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पायलोनेफ्राइटिस। एज नोटेड, ऑब्स्ट्रक्शन प्रीडिस्पोज द किडनी टू इन्फेक्शन, जैसे हमने ऊपर बात की, रिकरेंट इन्फेक्शन सुपर इम्पोज ऑन डिफ्यूज और लोकलाइड ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स लीड टू रिकरेंट बाउट्स ऑफ रीनल इन्फ्लेमेशन एंड स्कारिंग। ऐसा पेशेंट जिसको बार बार यूटीआई हो रहा है, बार बार ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, बार बार वो प्रीडिस्पोज हो रहा है टुवर्ड्स इन्फेक्शन, उसमें बार बार इन्फ्लेमेशन होगी और बार बार वो हील होगी, जिसकी वजह से किडनी में इंजरी आएगी, और चूंकि इसमें बड़ा टाइम लगेगा, लंबे अरसे का प्रोसेस होगा, तो इसको हम क्रोनिक में काउंट करते हैं, और ये ऑब्स्ट्रक्टिव है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, which eventually cause chronic pyelonephritis. The disease can be bilateral as with congenital anomalies of urethra, ये bilateral भी हो सकती है, यूनिलेटरल भी हो सकती है, ठीक है। आगे आपको इसकी कॉजेज याद करने की जरूरत है, बस आपको ये पता होनी चाहिए क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पायलोनेफ्राइटिस क्या होता है। ड्यू टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन, ड्यू टू रिकरेंट यूटीआईज, कॉन्कमिटेंट डिफ्यूजन इन्फ्लेमेशन और हीलिंग चल रही होती है, जिसकी वजह से रीनल डैमेज होता है क्रोनिकली, उसमें हम उसको कहते हैं पायलोनेफ्राइटिस। क्रोनिक रिफ्लक्स एसोसिएटेड पायलोनेफ्राइटिस, जिसको हम रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी कहते हैं, ये क्या होता है, क्रोनिक रिफ्लक्स एसोसिएटेड पायलोनेफ्राइटिस द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस। सो विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस? इट इज रिफ्लक्स एसोसिएटेड। इट रिजल्ट्स फ्रॉम सुपर इम्पोजिशन ऑफ अ यूटीआई ऑन कंजेनिटल वेजिको यूरिट्रल रिफ्लेक्स और इंट्रारीनल रिफ्लेक्स। जैसे मैंने बताया, वेजिको यूरिट्रल रिफ्लेक्स है ना, जो बैक फ्लो को बचाता है, इसी तरह इंट्रारीनल रिफ्लेक्स भी बैक फ्लो को बचाता है, यानी अगर नेफ्रॉन से एक बार निकल गया है यूरिन, तो वो दोबारा नेफ्रॉन में नहीं आएगा, अगर रीनल पेल्विस से यूरेटर में चला गया तो दोबारा पेल्विस में नहीं आएगा। तो यही चीज़ कि अगर इनमें कोई मसला है, कंजेनिटल अनोमली है, और उसके ऊपर फिर एक पर्सन को यूटीआई भी हो जाता है, तो उसके नतीजे में बिकॉज दे आर रिफ्लक्स एसोसिएटेड, तो हम उसको कह रहे हैं क्रोनिक रिफ्लक्स एसोसिएटेड पायलोनेफ्राइटिस, ठीक है। ये भी यूनिलैटरल बायलैटरल हो सकता है, the latter which means bilateral potentially leading to chronic renal insufficiency, ठीक है। इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स भी पढ़ते हैं। अब अगर ये डायग्राम देखें तो अब आपको नजर आ रहा है, ये नॉर्मल किडनी है और ये यहाँ इन्फ्लेमेशन हुई, वो जगह खाली हो गई, उसको भर दिया गया, और जब कोलेजन फाइबर डिपॉजिट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो जगह को सुकड़ जाती है वो जगह, तो ये वो सुकड़ गई है, श्रिंक हो गई है, कॉर्टिकल स्कार, ब्लंटेड कैलिक्स, ठीक है, ये कॉर्टिकल स्कार बन गया उधर। उसके बाद जी मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। One or both kidneys may be involved either diffusely or in patches. Even when involvement is bilateral, the kidneys are not equally damaged. The uneven scarring is useful in differentiating chronic pyelonephritis from the more symmetrically contracted kidneys associated with vascular sclerosis. ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने याद रखना है, इसमें अनइवन स्कारिंग होती है। हो सकता है पहले इस जगह यूटीआई हुआ हो, उसकी वजह से ये एरिया डैमेज हुआ, बाद में ये हुआ, मल्टीपल इन्फेक्शन की वजह से मल्टीपल टाइम्स अलग अलग जगह पर स्कारिंग होती है, ठीक है। The hallmark of chronic pyelonephritis is scarring involving the pelvis or calyces, ये भी हमने ऊपर चीज़ पढ़ ली, और both leading to papillary blunting and marked calyceal deformities, वही कैलिक्स वाले एरिया में डिफॉर्मिटीज हो जाएंगी। माइक्रोस्कोपिक चेंजेस आर नॉन स्पेसिफिक, उसमें क्या है, अनइवन इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस अगेन फाइबर्स की डेपोजिशन और स्कारिंग, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स होंगे, चूंकि ये क्रोनिक इन्फेक्शन है, इसमें न्यूट्रोफिल्स बहुत कम होते हैं या नहीं होते, इसमें लिम्फोसाइट्स मिलेंगे आपको, ठीक है, और मैक्रोफेजेस मिल सकते हैं, प्लाज्मा सेल्स मिल सकते हैं। डायलेशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स विद
हाइपरट्रोफी ऑफ द एपिथेलियल लाइनिंग, वो एपिथेलियल लाइनिंग श्रिंक हो जाएगी। ट्यूब्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, डायलेट भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर पैथोलॉजी, किस हद तक वो डैमेज हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसमें आपको मैनी ऑफ द डायलेटेड ट्यूब्यूल्स कंटेन पिंक टू ब्लू ग्लासी अपीयरिंग पीरियोडिक एसिड शिफ्ट, ये स्टेन होता है, वो स्टेन पॉजिटिव कास्ट मिल सकते हैं जिन्हें हम कोलोइड कास्ट कहते हैं। बेसिकली वो थायराइड टिश्यू की अपीयरेंस से रिजेंबल करते हैं, इस तरह के कास्ट होते हैं, वो आपको डायलेटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर मिल सकते हैं, ठीक है। हेंस द डिस्क्रिप्टिव टर्म थायराइडाइजेशन, सो इस थायराइडाइजेशन मिलती है आपको डायलेटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर, चूंकि उनके अंदर कास्ट बन जाते हैं जो कि थायराइड टिश्यू को रिजेंबल कर रहे होते हैं। ऑफन न्यूट्रोफिल्स आर सीन विद इन द ट्यूब्यूल्स। Chronic inflammatory cell infiltration and fibrosis involving the calyceal mucosa and the wall, again वही चीज़, arteriosclerosis may be caused by associated hypertension, glomerulosclerosis, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बेसिकली अनइवन इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस और स्कारिंग पता होनी चाहिए, कौन से सेल्स आते हैं वो पता होना चाहिए, और ये कास्ट का पता होना चाहिए, ठीक है। फीचर्स में इसके वही हैं, पेशेंट तो किडनी डिजीज़ और यूरिनरी सिम्टम्स के साथ आएगा, ठीक है। फीचर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद ड्रग इंड्यूस ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, दैट इज़ नॉट आवर कंसर्न। इसके फीचर्स अगर आपने पढ़ने हो तो यू कैन रीड, आप इसको पढ़ सकते हैं, बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद हमारा गेस्ट्राइटिस वाला टॉपिक अब रहता है, तो अब हम वो करेंगे। जो पायलोनेफ्राइटिस वाला टॉपिक था ना, वो यही था, मैंने आपको पिक्चर भी करा दी हैं और साथ में जो टेक्स्ट था ना लिखा हुआ वो भी करा दिया इसमें। तो जो आपका फोकस होना चाहिए ना, वो ये मॉर्फोलॉजी पे होना चाहिए। कोशिश करें जैसे भी करें, इसको आपने मॉर्फोलॉजी याद रखनी है, और जो पर्टिकुलर 2 से 3 चीज़ें मैंने बताई हैं ना, वो लाजमी याद होनी चाहिए, ठीक है। कि जो एक्यूट होता है उसमें एब्सेस होती है, क्रोनिक में आपको कोई एब्सेस नहीं मिलेगी, उसमें स्कारिंग मिलेगी, ठीक है। ये 2 मेजर डिफरेंस हैं इनके दरमियान में। दैट्स ऑल अबाउट पायलोनेफ्राइटिस। अब हम गैस्ट्राइटिस करेंगे।